हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और घर पे बैठ कर के इन कक्षाओं का भरपूर आनंद लेते हुए अपने ज्ञान का वर्धन करते हुए अपने सफलता के करीब प्रतिदिन एक एक कदम बढ़ते जा रहे होंगे। और इन्हीं कदमों को हमें रोकना नहीं है जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाए। उसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारे सामने आई, क्या क्या घटनाएं हुई, इन घटनाओं की हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन हमने पिछली क्लास में एक बात कही थी और हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करी, और साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि अगली कक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ लिपि के जो नमूने हैं वो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ। इस लिपि को हमने क्या क्या नाम दिया था वो भी सारी बातें हम लोग चर्चा कर चुके। देखिएगा आप लोगों के सामने ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लिपि के कुछ नमूने हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ कुछ चित्राक्षरों की तरह है ये, है ना। तो इसी को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया था। साथ ही साथ सर्पिलाकार लिपि, लिखने का आकृति जो था वो इस प्रकार से थे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बात की कि इसी को गौमुत्री लिपि कहा जाता है, इसी को ब्रुस्टोफेदन, इसी को ब्रुस्टोफेदस और ब्रुस्टोफेदम भी कहा जाता है। साथ ही साथ हमने दोस्तों बात की थी कुछ, मैंने आपको कहा कि इस लिपि में जो सर्वाधिक चित्राक्षर बने हुए हैं वो उल्टे यू के आकार के हैं, उल्टे यू के आकार के हैं। यदि आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उल्टे यू के आकार के शब्द सर्वाधिक दिखाई दे रहे होंगे। तो ये बात हमने कल की। इसके अलावा एक फोटो और है आप लोगों के लिए, ये देखिएगा। कुछ इस प्रकार के नमूने मिल रहे हैं, ये अलग अलग अक्षर हैं जिन लोगों ने इनको पढ़ने का प्रयास किया। जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले वेडेन महोदय, सर्वप्रथम वेडेन महोदय ने इसको पढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद में नटवर झा जो कि प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयत्न किया। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जिस सीक्वेंस में ये लिपि लिखी हुई थी उसी सीक्वेंस में इसके अक्षरों को उठाया गया, लिखने का और फिर पढ़ने का प्रयास किया गया। तो सिंधु लिपि है ये, सिंधु लिपि। अब यदि हम बात करें कि सिंधु लिपि हमें मिलती कहाँ कहाँ से, तो विशेष रूप से याद रखना कि सिंधु लिपि के जो ज़्यादातर जो साक्ष्य हैं वो मोहरों पर उत्कीर्ण है, मोहरों पर उत्कीर्ण है, या कुछ मृद भांड भी ऐसे मिले हैं जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य हमें मिलते हैं। कुछ मोहरों के भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। देखिए ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये जो हाथी का चित्र है, यहाँ पर जो है वृषभ है, मतलब बैल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर जो है स्पष्ट नहीं है, गेंडा है वैसे वस्तुतः ये। तो ये इस प्रकार की कुछ मोहरें मिली है जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ ऊपर वाला यदि आप हर मोहर का यदि ऊपर वाला भाग आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ अक्षर आप लोग देख रहे होंगे। ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के नमूने हैं, ये मोहरों पर है। सेंधव लिपि, सेंधव लिपि अंकित, लिपि अंकित मोहरें। ये मोहरें कहाँ कहाँ से मिली है, कैसे कैसे मिली है, सारी बात लोग हम जो है ये चर्चा आगे के हमारे अध्याय में करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अभी केवल और केवल मैं आपको इनके साक्ष्य दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से सेंधव लिपि लिखी जाती थी। ये इस प्रकार के कुछ जो है मोहरें मिली है, और इन मोहरों के ऊपर यहाँ ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर कुछ आपको सेंधव लिपि के जैसे देखिएगा, यहाँ पर चित्राक्षर बने हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ चित्राक्षर बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप चित्राक्षर देख रहे होंगे, मछली का आकार दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से ये इसको और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा आप, ये इसके ऊपर भी उत्कीर्ण है, यहाँ ऊपर भी उत्कीर्ण है। तो ये जो आपके सारी की सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या है, सेंधव लिपि है। क्या है, सेंधव लिपि।
सिंधु लिपि। ये देखिएगा फिर से एक श्रृंगी बेल, और इस एक श्रृंगी बेल की मोहर का ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ पर भी जो है सेंधव लिपि के कुछ अक्षर उत्कीर्ण किए गए हैं। एक श्रृंगी बेल है ये, एक श्रृंगी बेल की मोहर, और उसके ऊपर उत्कीर्ण आपकी ये सेंधव लिपि। ये आप देखिएगा, ये वस्तुतः जब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की तब इसको और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये जो मोहर है पशुपतिनाथ की मोहर है, और ये पशुपतिनाथ की जो मोहर है ये हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो है इनके अलग अलग पशु विराजमान है, बीच में 3 मुख वाले देवता कहा गया, और जॉन मार्शल साहब ने इन 3 मुख वाले देवता को आद्यतम शिव की उपमा दी है। तो ये हम बात करेंगे जब मोहनजोदड़ो की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी, और इसको और अलग से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर वाला वही वाला भाग जहाँ पर यहाँ पर कुछ सेंधव लिपि के जो है अक्षर लिखे हुए, मूलतः ये यहाँ पर 10 अक्षर हैं। ठीक है, यहाँ से कई बार जो है आपका प्रश्न बनता है। पिछली बार यदि हम बात करें 2016-17 का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, यहाँ से जो है इस पर कुल कितने जीव हैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया था। तो पशुपतिनाथ की मोहर है ये, पशुपतिनाथ की मोहर। चलिए, तो ये हमने बात करी सेंधव लिपि के कुछ जो है चित्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जो है मोहरें हैं, और किस प्रकार से जो है लिपि के हमें साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत की, और इस कड़ी में हमने बात की कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता हमारे सामने आई, किस प्रकार से प्रकाश में आई। उसी कड़ी में थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करते हुए चलते हैं। हमने सबसे पहले बात करी थी 1826 की, 1826, और 1826 में मैंने आपको व्यक्ति का नाम बताया, चार्ल्स मेसन। इस चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने सबसे पहले हड़प्पा का विवरण दिया। कब दिया? 1826 में। और 1826 में ये सबसे पहले हड़प्पा के नगर को देखने के लिए गए थे, और इन्होंने 1842 में अपना एक लेख प्रकाशित करवाया, और इसी लेख में उन्होंने कहा कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है, भारत में एक प्राचीनतम नगर है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। ये बात हम लोग कर चुके। उसके बाद हमने बात करी थी, और मैंने आपको कहा कि 1834 ईस्वी व्यक्ति का नाम क्या था? बर्नेस। व्यक्ति का नाम क्या था? बर्नेस। इस बर्नेस साहब ने एक बात कही कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है, भारत में एक प्राचीनतम ध्वस्त किला है जो किसी नदी के किनारे है। तो मतलब इन्होंने ये कहा मोटा मोटा, किसी नदी के किनारे एक ध्वस्त किले के होने की बात कही है सबसे पहले किसने? बर्नेस ने। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो उसके बाद हमने बात की थी 1851 एंड 1853 की, और इस दौरान हमने कहा कि अलेक्जेंडर कनिंघम, व्यक्ति का नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम, सबसे पहले 1851 में हड़प्पा के टीले के ऊपर सर्वेक्षण करने के लिए गए, जांच पड़ताल करने के लिए गए पहली बार, कि जो चीजें आ रही है, चाहे चार्ल्स मेसन ने कही हो, चाहे बर्नेस ने कही हो, ये क्या यथार्थ रूप में सही है, ये क्या यथार्थ रूप में सही है। तो इस चीज की खोजबीन करने के लिए सबसे पहली बार 1851 में गए, उसके बाद 1853 में गए, और वहां पर जाकर के व्यापक रूप से इसका सर्वेक्षण किया, हड़प्पा के टीले को देखा, क्या क्या स्थितियां हैं, कैसे कैसी चीजें हैं। तो उनको ये प्रतीत ये हो गया था कि हाँ, जो चीजें सुनने में आ रही है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है। यहाँ पर भारत में किसी प्राचीनतम नगर के अवशेष हो सकते हैं, कोई ना कोई प्राचीनतम नगर यहाँ पर पुराने जमाने में रहा होगा, लेकिन अब वो दब गया है, अब वो जो है उस समय का जो नगर था उसका विनाश हो चुका है। तो इस प्रकार से 1851 और 1853 में कनिंघम साहब जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी 1856 की, और 1856 में मैंने आप लोगों को कहा कि अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने पहली बार हड़प्पा के टीले का मानचित्र जारी किया है।
हड़प्पा के टीले का मानचित्र जारी किया। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने कहा कि 1856 में ही जो है कराची से लाहौर के लिए जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, उन रेलवे लाइन बिछाने का कार्य सौंपा गया था किसको? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को। और इन्हीं जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने किस तरीके से ईंटें निकाली थी ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अभी इसको और आगे हम लोग इस बात को बढ़ाने वाले हैं। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ध्यान से सुनेगा शब्दों के ऊपर, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। लेकिन उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, एक व्यक्ति और आया, कौन आया, क्या आया, कैसे आया, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग आज करने वाले हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन बर्टन व विलियम बर्टन विलियम बर्टन के आदेशों से हड़प्पा के टीले से ईंटें निकाली गई। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी आपको कहा कि 1856 में कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन जो रेलवे ट्रैक होता है आपका, ये ठीक इस प्रकार से बिछाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रकार से रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट लगाए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये सपोर्ट लगाने का कार्य चल रहा था, और ये सारा का सारा कार्य जो दो व्यक्ति थे इनकी देखरेख में ये सारा का सारा कार्य हो रहा। अब ये दो व्यक्ति कौन है? एक का नाम तो है जॉन बर्टन, एक का नाम क्या है? जॉन बर्टन, और दूसरे का नाम क्या है? विलियम बर्टन। ये दोनों आपस में भाई थे, इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? पहली बात तो ये याद रखना कि इतिहास में इन दोनों को बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। अब ये जब दो ऑफिसर के रूप में लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर इनके कुछ मजदूर भी होंगे, हुआ क्या, वास्तविक स्थितियां क्या रही, हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, जब ये रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इसी समय ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट लगाए जा रहे थे, ये सपोर्ट खत्म हो गए। ये वाली जो चीज है जिससे उनको मजबूती मिले ट्रैक्स को, लाइंस को, तो ये चीजें क्या हो गई? समाप्त हो गई, खत्म हो गई। अब उसमें 1856 में इतना ज्यादा परिवहन था नहीं कि तुरंत प्रभाव से इन चीजों को मंगवा करके लगाया जाए। अब यहाँ पर स्थितियां खराब हो गई है भैया, इनके पास में सामान खत्म हो गया। इस स्थिति में क्या करें? मजदूर फ्री, निठल्ले ये भी फ्री, आएगा तब आएगा। अब यही बर्टन बंधुओं ने इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर एक टीला है, यहाँ पर एक टीला है, और इस टीले के जस्ट नीचे नदी का पेटा, यहाँ पर नदी, ये नदी जो दोस्तों कौन सी है? रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी नदी। और रावी नदी के बिल्कुल समीप ही एक जो है इसी के ट्रैक जहां से बिछा रहे थे, इसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर एक टीला है। ये टीला इन्होंने देखा, और टीला देखने के बाद, क्योंकि मजदूर निठल्ले थे ना,
भाई मजदूरों के पास में कोई काम नहीं था, ऑफिसर अपनी कोई ना कोई हेकड़ी तो चलाएगा ही चलाएगा, इनके ऊपर क्या करेगा? यस और नो? तो इन दोनों लोगों ने इन मजदूरों को आदेश दिया, एक काम करो कि वो देखो सामने टीला है, उस टीले की खुदाई करो, क्या पता कुछ ना कुछ मिल जाए। अब इन लोगों को यथार्थ में यदि हम बात करें वास्तविक रूप से, तो इन लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये हड़प्पा का टीला है। और इस हड़प्पा के टीले के बारे में पहले जानकारी दे चुके कौन कौन से लोग? चार्ल्स मेसन की बात करें, चाहे हम बर्नेस की बात करें, चाहे हम जो है अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें, यहां पर पहले आ चुके थे। अब इनके पास में तो स्थितियां अलग थी, इसलिए इन्होंने अपने मजदूरों को आदेश दिया। मजदूर बेचारे करे क्या भाई, ऑफिसर की बात तो माननी पड़ेगी ना, ऑफिसर की बात तो माननी पड़ेगी। तो ये मजदूर तुरंत प्रभाव से कहा जो हुक्म है ना। और यहाँ पर आगे देखो, और यहाँ आने के बाद में इन मजदूरों ने यहाँ से क्या करना प्रारंभ किया? खुदाई करना प्रारंभ किया। क्या करना प्रारंभ किया? खुदाई करना प्रारंभ किया। और जैसे ही खुदाई प्रारंभ की तो सौभाग्य से यहाँ से इस टीले से कुछ बड़े आकार की और बड़ी मजबूत जो है ईंटें मिली इन्हें क्या मिली? इन्हें ईंटें मिली। तो साहब तुरंत प्रभाव से राजी हो गए मजदूर, दौड़े दौड़े आए इनके पास में, बटन बंधुओं के पास में आकर के कहा अजी अजी हमें तो कुछ मिला है। क्या मिला है? कि ईंटें मिली। क्या मिली है? ईंटें मिली। कि लाओ लगाते हैं। तो इस तरीके से पहली बार हड़प्पा के टीले से क्या निकाली जा रही है? ईंटें निकाली जा रही है। ये जो ईंटें बर्तन बंधुओं ने वस्तुतः निकलवाई थी, इनको खुद को नहीं पता था कि ये एक किसी महान सभ्यता की ईंटें हैं, किसी महान सभ्यता की ईंटें हैं। ये तो बाद में ये सारी चीजें प्रकाश में आई, जब ये चीजें हड़प्पा का पूरा जो उत्खनन किया गया राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में, बाद में जब हड़प्पा की खोज हुई तो उस समय ये सारी की सारी चीजें पता चली। तो उन्होंने कहा साहब हमने तो यहाँ से ईंटें भी निकलवाई थी। कि कब निकलवाई थी? कि जब कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय। आगे भी आप समझ। तो यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सबसे पहली बार हड़प्पा के टीले से ईंटें किसके द्वारा निकलवाई गई? जॉन बर्टन, विलियम बर्टन। कब निकाली गई? 1856 में। कैसे निकाली गई थी? क्योंकि वहां पर रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था और इसी समय यहाँ से हड़प्पा का ये जो टीला था रावी नदी के तट पे, ये देखिएगा ये जो नदी है आपकी, कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा का पूरा टीला था। इस टीले से पहली बार जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के आदेशों से क्या निकाली जा रही है? ईंटें निकाली जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए। चलिए साहब, तो ये इतनी बात समझ में आई आपको। हम उस किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो सेंधव सभ्यता है, जिसको अभी हम वर्तमान में नाम दे रखा है हमने हड़प्पा सभ्यता, किस प्रकार से ये हमारे सामने आई है, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पहली बार ईंटें निकाली गई 1856 में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में रेलवे के जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के मध्य चली। तो एक बात नोट लगा करके यहीं पर मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं कि भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों एक चीज और मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूं कि लॉर्ड डलहौजी जो है, इनका कार्यकाल का यदि हम टाइम की बात करें तो 1848 से लेकर के 1856, 1848 से लेकर के 1856, एक ही कार्यकाल में, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि एक ही कार्यकाल में लगातार 8 वर्ष तक गवर्नर जनरल रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्योंकि उससे पूर्व ये होता था कि गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष के लिए होता था ज्यादातर, लेकिन
लॉर्ड डलहौजी ऐसा व्यक्ति था जिसने राज्य हड़प नीति पढ़ाई, जो है राज्य हड़प नीति अपनाई। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके कि किस प्रकार से कौन कौन से राज्यों को जबरदस्ती हड़प लिया गया, इसी को व्यपगत सिद्धांत का। और इसने सबसे बड़ा कार्य क्या किया कि रेल चलाई भारत में। तो भारत में रेलवे के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और एक चीज इसी में याद रखना कि भारत में प्रथम रेल बंबई से ठाणे के मध्य, बंबई से ठाणे के मध्य कब चलाई गई है ये? तो 16/4/1853 ईस्वी को, लगभग 33 किलोमीटर। खैर, तो पहली बार जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के आदेशों से हड़प्पा के टीले से क्या निकाली गई? ईंटें निकाली गई। उसके बाद देखो बात कब की? ये 1856 की। उसके बाद में 1857 का महान विद्रोह हुआ। अब इस स्थिति में ऐसा तो संभव नहीं था कि भारतीय लोग तो अंग्रेजों को उठा उठा के पटक रहे थे, पीछे भाग भाग करके मार रहे थे। उस स्थिति में हड़प्पा के टीले का अन्वेषण किया जाए और या यहाँ से खुदाई की जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एक बार जो है ठंडे बस्ते में चली गई। लंबे समय तक ये चीजें इनके ऊपर वापस जो है ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि इस प्रकार का एक और उल्लेख मिलता है कि 1881 में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब पुनः इस हड़प्पा की टीले के ऊपर गए थे और वहां से कुछ उन्हें 1881 के दौरान कुछ मोहरें मिली थी। 1881 के दौरान कुछ मोहरें मिली। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को। ये वापस गए हड़प्पा के टीले के ऊपर। खैर, उसके बाद में फिर से और बहुत सारी चीजें हुई। उदारवादी उग्रवादी दो दल भी बने। कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय लोगों का जब मन का जो आक्रोश था ये लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ता जा रहा था। 1857 की क्रांति के बाद में भी ये चीजें चलती रही। तो इस कारण से ज्यादा हड़प्पा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि भारत में 1899 से लेकर के 1899 ईस्वी से लेकर के 1905 के दौरान 1899 से लेकर के 1905 के दौरान भारत में एक व्यक्ति गवर्नर जनरल एंड वाइसराय बनकर के आया। शब्द सुनिएगा, मैंने आपको कहा कि 1899 से 1905 के दौरान भारत में एक व्यक्ति गवर्नर जनरल एंड वाइसराय बनकर के आया। अब यहाँ पर एक नया शब्द लिया। अब तक तो हमने बात करी थी गवर्नर जनरल की, अब मैंने इस साथ में एक शब्द लिया है, क्या? वायसराय। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हुआ और भारत का जो शासन था वो सीधे सीधे ताज के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया, महारानी के अधीन कर दिया गया। और यहीं से इसी समय एक नया पद सर्जित किया। पहले से गवर्नर जनरल का पद चल रहा है, एक नया पद सर्जित किया गया था। कौन सा? वायसराय का। कौन सा? वायसराय का। तो इसी दौरान 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी के दौरान भारत में एक नया व्यक्ति आया जो कि गवर्नर जनरल एंड वायसराय बन के रूप में आया। इसका नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन बड़ा दुर्जन किस रूप में? हमें सारी चीजें पता है क्योंकि कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। भारत को पहली बार तोड़ने वाला व्यक्ति कौन है? क्षेत्रीय आधार पर। ध्यान से सुनिएगा, भारत को क्षेत्रीय आधार पर पहली बार तोड़ने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1905 बंग भंग की घटना कैसे भूल सकते हैं हम लोग। उसके बाद 1909 जातीय आधार पर तोड़ने का प्रयास किया गया। खैर, टॉपिक की बात करते हैं। 1899 ईस्वी से लेकर के 1905 के दौरान एक व्यक्ति भारत में आया जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। इसी लॉर्ड कर्जन साहब ने 1904 में, कब? 1904 ईस्वी में एक नया काम किया। मैंने आप लोगों को कहा, मैंने कहा कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। यदि इसी कड़ी में देखें तो 1904 में, किसी का आपको ये डेट 1902 भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो पुस्तकें हैं, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, उसमें
1904 भी मिलता है, 1902 भी मिलता है, दोनों डेट मिलती है, लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट जो है वो 1904 है। तो 1904 ईस्वी में ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग अब तक चलता आ रहा था, कुछ नया काम इसने कुछ किया ही नहीं। तो कर्जन ने थोड़ा बात कही कि यार कुछ ना कुछ नया काम किया जाना चाहिए। भारत में इतना ये जो है बड़ी बड़ी विरासतें अंदर दबी हुई पड़ी है, जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, हमें जानकारी ही नहीं है। तो यहां इस स्थिति में 1904 में, ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड कर्जन ने जो पहले से भारतीय पुरातत्व विभाग चलता आ रहा था, इस भारतीय पुरातत्व विभाग का एक तो नाम परिवर्तित किया, एक तो नाम परिवर्तित किया। नाम परिवर्तन में क्या किया? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखना कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। कब की गई? 1861 में। जबकि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जा रही है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब? 1904 में। और यहां पर एक नया कार्य दिया गया। ये जो नया विभाग आया है, या फिर में हम लोग बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में देखें तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग चलता आ रहा था, इसका एक तरीके से इसने नाम परिवर्तित किया और कार्य भी बदल दिया। नाम परिवर्तन के साथ साथ में इसने क्या किया है? कार्य भी बदल दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कार्य कैसे? जैसे जैसे इसने नाम रखा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसी के साथ में कार्य में क्या, इसने एक आदेश जारी किया कि भारत में जितने भी प्राचीन स्थल है, जो विरासत के रूप में है, विरासत वाले जो स्थल है, इनकी सूची बनाई जाए। और साथ ही साथ भारत में यदि कोई पुराने किले हैं, भारत में कोई पुराने किले हैं, महल हैं, या कोई नगर है, तो इनका अन्वेषण किया जाए, इनकी खोजबीन की जाए और इनका यहां से उत्खनन करवाना प्रारंभ करने की ये बात कही गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसी संदर्भ में 1905 के आसपास जो है, भारतीय पुरातत्व विभाग में एक बहुत ही शानदार व्यक्ति आया, जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। इसी जॉन मार्शल ने अपनी एक टीम गठित की। किस प्रकार से की, क्या क्या चीजें की, हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ
तो 1904 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ठीक है। और यदि हम बात करें इसके कार्यों की, भारत में प्राचीन नगर, किले इत्यादि का संरक्षण। किले, इमारतें भी एक ही बात है, खैर फिर भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। इमारतें इत्यादि का संरक्षण। चलिए, तो ये बात हमने की। पहली बार भारतीय जो विरासत है, इस विरासत के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। कब? 1904 में। किसके द्वारा दिया जा रहा है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना कि कुछ उल्लेख हमें यह भी मिलता है कि इसके जो पहले निदेशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं वही वाली चीज की भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। थोड़ी सी चीजें कुछ ना कुछ कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजें मिलती है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना, आपको दिमाग में केवल सेट रखना है इस तरीके की चीजों को। दूसरी चीज, मैंने आपको कहा कि 1905 ईस्वी में जॉन मार्शल इसके निदेशक बने। आगे बात समझ, क्या बने हैं? निदेशक बने। अब जैसे जॉन मार्शल साहब यहाँ पर निदेशक बन के आए ना, तो एक बहुत बड़ी चीज हुई है। देखो, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जॉन मार्शल साहब को गड़े मुर्दे उखाड़ने का बड़ा शौक था। ये जॉन मार्शल साहब आए, साहब समझ रहा है इन चीजों को। ये जॉन मार्शल आ गए आपके। इन जॉन मार्शल को बड़ा आनंद मिलता था यदि प्राचीन कोई नगर मिल जाए, प्राचीन कोई किला मिल जाए, प्राचीन कोई टीला मिल जाए, तो इन्हें बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी। बड़ा अच्छा लगता था इस प्रकार का कार्य करना। जॉन मार्शल साहब तो आते ही इन्होंने पहले तो कुछ समय के लिए, प्रारंभिक समय में आसपास में खुद घूमते रहे, चीज़ों को जो है व्यवस्थित किया। जो ये विभाग था इसमें बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की, और उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि जॉन मार्शल साहब ने अपने लिए एक 5 सदस्यों की एक टीम नियुक्त की। और ये टीम किस लिए नियुक्त की? उस टीम को ये कार्य दिया गया कि आपको भारत में जितने भी प्राचीन नगर हैं, इन प्राचीन नगरों की खोज करनी है और हमें उनका संरक्षण करने का कार्य करना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये हमें विरासत के रूप में हम उनको दे सकें। आई बात समझ? तो जॉन मार्शल साहब ने अपनी एक टीम नियुक्त की। इस टीम में विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, इस टीम में कौन कौन लोग? सबसे पहले यदि हम बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, माधव स्वरूप वस, मार्टिन व्हीलर और अर्नेस्ट मैके। इन 5 लोगों की एक तरीके से टीम गठित की। नाम लिख देता हूं मैं 5 के। राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर
दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। दूसरी यदि हम बात करें तो माधव स्वरूप वत्स, माधव मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मेके, राखालदास बनर्जी। अब यहां से एक कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। देखो यहां से यदि हम दो बात करें, एक तो पहला और एक अंतिम वाला, पहला और अंतिम, ये जो दो लोग हैं ऐसा कहा जाता है ये आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इन समस्त लोगों को कार्य सौंपा गया कि भारत में कोई प्राचीन नगर है, भारत में कोई प्राचीन किला है, भारत में कोई प्राचीन इमारत है, इन चीजों की आपको क्या करना है? खोजबीन करना है और बाद में उसका क्या करवाना है? संरक्षण करवाना है। आ गई बात समझ? तो यहां से दो लोग, राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, एक नए सिरे से देखो कार्य स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि यदि हम बात करें तो एक तरीके से वो सारी की सारी चीजों के ऊपर लगाम लग चुका था। कब? 1857 की क्रांति के बाद में कोई विशेष व्यापक कार्य हुआ ही नहीं। हड़प्पा के बारे में जो प्रारंभिक समय में जो चीजें आई थी, जो प्राचीन नगर के बारे में प्राचीन समय में जो टाइम में जो बातें आई, वो विराम लग गया 1857 की क्रांति के बाद में। एक तरीके से पूरा का पूरा व्यापक रूप से वापस पुनः कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कब? 1905 के बाद में। एग्जैक्ट आपको इसका सन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि ये जो दो लोग हैं, ऊपर एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस संसार में दो ही लोग महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। नीचे वाले आप कर्म करोगे तो ऊपर वाला आपको बढ़िया रिजल्ट देता है। तो ये दोनों लोग आपस में मित्र थे। कई लंबे समय तक, कई समय तक जो है कार्य चलता रहा, कार्य चलता रहा, इधर उधर भटकते रहे। अंततः सबसे पहले जो सफलता मिली, वो सफलता मिलती है राय बहादुर दयाराम साहनी को। राय बहादुर दयाराम साहनी को किस तरीके से? दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वही लगभग 1920-21 के दौरान, 1920-21 के दौरान राय बहादुर दयाराम साहनी भटकते 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 इसने कहीं से सुन रखा था किसके बारे में? हड़प्पा के टीले के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा के टीले के बारे में। और ये जैसे कैसे जो है कौन से टीले के ऊपर पहुंच गया? हड़प्पा के टीले के ऊपर। कौन पहुंचा है? राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन पहुंचा है? राय बहादुर दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी लगभग 1920-21 में हड़प्पा पहुंचा। और हड़प्पा यही वो जो हड़प्पा है जिसकी हमने बात की थी, कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और यहां पहुंचने के बाद में इसने हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, हड़प्पा के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, तो यहां पहुंचा। और यहां पहुंचने के बाद में इसने कुछ उत्खनन करना प्रारंभ किया। और जैसे ही उत्खनन करना प्रारंभ किया तो यहां से किसी प्राचीन नगर के अवशेष निकल करके आए। यहां से किसी प्राचीन नगर के अवशेष निकल करके आए हैं। देखो पहली बार 1920-21 में। और जैसे ये अवशेष निकले तो तुरंत प्रभाव से यहां से दौड़ा आता है। कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। और राय बहादुर दयाराम साहनी आकर के वापस किसको कहता है साहब? जॉन मार्शल साहब को, कि मुझे देखो एक टीला मिला। कि कौन सा टीला मिला? कि पाकिस्तान में है। कौन सा? हड़प्पा नामक नगर है। एक कौन सा नगर है? हड़प्पा नामक नगर है, जहां से एक प्राचीन नगर के, भव्य नगर के अवशेष हमें जो है बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर एक पुराना दबा हुआ क्या है? नगर है। पुराना दबा हुआ क्या है? नगर है। इस प्रकार से पहली बार
खोज किसके द्वारा की जा रही है? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 में। तो जॉन मार्शल साहब बड़े खुश हुए और खुश होने के बाद में तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आए। कहाँ पर? हड़प्पा के टीले में। और जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में इस हड़प्पा के टीले की पहली बार खुदाई करना प्रारंभ किया गया था, लगभग 1921 में। साथ में सहयोगी के रूप में खोजकर्ता कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी। लेकिन व्यापक रूप में यदि हम बात करें तो बाद में उत्खनन करवाया गया था किसके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर के द्वारा। तो यहां से आपका सीधा सीधा प्रश्न बनता है। देखिए, हम लोगों ने बात की कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो चार्ल्स मेसन ने। लेकिन हड़प्पा की खोज किसने की है? हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई है? 1921 में। और हड़प्पा के निदेशक कौन है? हड़प्पा के निदेशक कौन है? तो आप लोगों को याद रखना कि हड़प्पा के जो निदेशक थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। आगे बात समझ में? तो पहली बार भारत में प्रथम जो क्षेत्र खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। आगे बात समझ में? क्लियर है? किसके द्वारा खोजा गया? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि राय बहादुर दयाराम और राखालदास बनर्जी ये दोनों बढ़िया अच्छे दोस्त थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। इसमें से एक दोस्त ने खोज लिया है क्या? हड़प्पा। हड़प्पा ये लो साहब, ये तो आपका राखालदास बनर्जी और ये दयाराम साहनी। अब देखो क्या बातें हुई। ये आपस में चर्चा कर रहे हैं, इसको चिढ़ा रहे हैं कि देख मैंने खोज लिया है। क्या खोजा है? हड़प्पा। किसको चिढ़ा रहा है? राखालदास बनर्जी को। कौन चिढ़ा रहा है? दयाराम साहनी। तो ये इससे नाराज हुआ। नाराज होने के बाद में कहा अब देख मैं किस तरीके से खोज करता हूं। तो 1922 में इसी हड़प्पा से लगभग 22, 23, 25 मील दूर इसने एक नया नगर खोजा जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। टीला था और इस टीले से जैसे इसने खुदाई प्रारंभ की तो ऐसा कहा जाता है कि वहां से केवल और केवल जो है ना कंकाल निकल रहे थे। क्या निकल रहे हैं? कंकाल निकल रहे हैं, हड्डियों वाले केवल ढांचे निकल रहे हैं इस प्रकार के। कंकाल ही कंकाल निकले, कंकाल ही कंकाल निकले। अब उसको लग तो गया कि यार चीज तो कोई है तो सही, यहाँ पर कोई ना कोई नगर तो है। कहां पर? ये सिंध प्रांत में खोजा था इन्होंने। कौन से प्रांत में? केवल कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कौन से प्रांत में खोजा है? तो सिंध प्रांत में खोजा है इन्होंने। और क्या खोजा है? मुर्दों का टीला खोजा है। ये लो साहब, मुर्दों का टीला। क्या? मुर्दों का टीला खोजा है। क्योंकि मुर्दों का टीला इसलिए क्योंकि ज्यादातर कंकाल निकल रहे थे। अब इस स्थिति में देखो दयाराम साहनी तो फ्री हो गया बढ़िया से, हड़प्पा नगर खोज लिया पूरा का पूरा। अब ये राखालदास बनर्जी जाकर के क्या कहे माधव इसको जॉन मार्शल को कि मैंने साहब मुर्दों का टीला खोजा है। मैंने मुर्दों का टीला खोजा है। ऐसी बात बोलेगा क्या? नहीं। तो भारतीय लोग थोड़े इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, थोड़े क्या बहुत होते हैं। तो इसके समकक्ष इसने कहा यार सिंध प्रांत में देखो, सिंध प्रांत में भाषा कौन सी बोली जाएगी? सिंधी। कौन सी भाषा बोली जाएगी? सिंधी भाषा बोली जाएगी। इसलिए सिंधी भाषा में मुर्दों के टीले के समकक्ष कुछ शब्दों का चयन किया गया। मुर्दे को कहा जाता है मोहन। का के लिए शब्द आता है जो, और टीले के लिए क्या कहा जाता है? दड़ो। टीले के लिए क्या कहा जाता है? दड़ो। दड़ो भाषा, दड़ो शब्द सिंधी भाषा का है। मोहन सिंधी भाषा का है। और इस मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। ये प्रश्न बार बार आपके जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि सिंध प्रांत में जो था मुर्दों के टीले के समकक्ष, भाई मुर्दों का टीला थोड़ा नाम ही अजीब सा लग रहा है ना, मजा नहीं आ रहा। क्या खोजाओगे? मुर्दों का टीला खोजा है। मुर्दों का टीला क्या खोजेंगे? तो इसलिए इसके समकक्ष कुछ शब्दों का चयन किया गया। सिंधी भाषा के शब्द थे। मुर्दों के लिए शब्द वहां पर क्या होता है? मोहन। का के लिए जो, और टीले को क्या कहा जाता है? दड़ो। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो की खोज की गई। किसकी खोज की गई? मोहनजोदड़ो
जोधड़ो की किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा। कब? 1922 में। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इस प्रकार से पूरी की पूरी जो हम सिंधु सभ्यता की बात कर रहे थे या फिर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो ये सभ्यता इस प्रकार से हमारे सामने आई है, लोगों के सामने प्रकाश में। जो चीजें 1826 में प्रारंभ हुई थी, उनका जाकर के कहीं ना कहीं उद्घाटन जो हुआ है वो सबसे पहली बार कब हुआ है? 1920-21 में, जब पहली बार हड़प्पा का नगर खोजा गया तब। आगे बात समझ में? क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। आप लोग सामने एक मैप देख रहे होंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको दोस्तों नोट्स के रूप में मिलने वाली है, तो चिंता नहीं करनी है। मस्ती से आराम से चीजों को समझते हुए मेरे खुद के तैयार नोट्स, ई नोट्स आपके हाथ में मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक और बात करने वाले हैं। हमने अभी अभी कहा कि हड़प्पा की खोज पहली बार, हड़प्पा की खोज पहली बार कब की जा रही है? 1920-21 में। खोज कब की जा रही है? 1920-21 में की जा रही है। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। निदेशक के रूप में यहाँ देखो जॉन मार्शल आया 1905 में। कौन है? जॉन मार्शल। इसी ने पूरी की पूरी एक क्या बनाई है? टीम बनाई है ना। 5 सदस्य हैं इसमें, राय बहादुर दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिन व्हीलर, अर्नेस्ट मेके और राखालदास बनर्जी। अर्नेस्ट मेके आगे जाकर के समुद्रों का उत्खनन करवाया इन्होंने। मार्टिन व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन करवाया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से। ये सारे के सारे लोग क्या हैं? महत्वपूर्ण लोग हैं। तो ये जो हमें सभ्यता मिली है, इस सभ्यता को यदि हम बात करें विस्तार की, कि कहां कहां से किस किस तरीके से जो है इसका विस्तार हुआ है, कहां कहां कौन कौन से जो नगर थे वो कहां कहां हमें मिलते हैं और इसका विस्तार क्या है। तो पहली बार देखिए हम बात कर रहे हैं हड़प्पा की। किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पा की। और यदि आप हड़प्पा की बात करें तो मैं आपको हड़प्पा की स्थिति थोड़ी सी दिखा देता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो क्षेत्र आप यदि देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? हड़प्पा। तो पहली बार भारत में यहां पंजाब प्रांत है ना, यहां पर सबसे पहली बार हड़प्पा में पहला नगर मिला है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का। और यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आपको एनसीईआरटी में इसका समय भी मिलता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व क्या है ये भी अभी हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आप केवल दिमाग में ये रखें कि किस प्रकार से सबसे पहला नगर खोजा गया। कौन सा? हड़प्पा। इस वाले में पे आओ, तो इसका मतलब एक तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर सबसे पहली बार उत्खनन किया जा रहा है। पहली बार जो है एक नया नगर मिला है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। आगे बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद में अनेक स्थल मिले, अनेक स्थल मिले। तो पहली चीज हम इसके विस्तार की बात करने वाले हैं कि कहां कहां से कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं, इसका विस्तार किस तरफ था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनकी सारी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी? हड़प्पा। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र देखो, ये यहां से ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट जो यदि इसको बात करें तो जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पूरा का पूरा ये आप पाकिस्तान देख सकते हैं, ये यहां तक। ठीक है, ये हमारा गुजरात आ गया, ये पूरा का पूरा भारत है। यदि हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा,
अभी चर्चा करने वाले हैं ये गुजरात, ये इधर पूरा का पूरा क्या है पाकिस्तान वाला एरिया लग रहा है, ये यहां से, ठीक है। तो यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर किया। सर्वाधिक यदि स्थलों की बात करें ना उस समय, तो सर्वाधिक स्थल कहां थे, पाकिस्तान में। अब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आपका अफगान है, क्या है, अफगान। इस अफगान में भी कुछ क्षेत्र मिले हैं। ये हमारा भारत का जम्मू एंड कश्मीर, इससे लेकर के यहां इधर नीचे तक महाराष्ट्र में देमाबाद। इधर यदि हम बात कर लें तो यहां यूपी में पूर्व दिशा की तरफ आलमगीरपुर। तो ये इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा विस्तार हुआ। लेकिन प्रारंभिक समय की यदि हम बात करें तो यहां देखिएगा, प्रारंभिक समय में जो उसका प्रथम स्थल है वो कौन सा है, हड़प्पा मिला है। बाद में धीरे धीरे से इस सभ्यता का क्या हुआ, विस्तार हुआ दक्षिण पूर्व की तरफ। कहाँ हुआ है, दक्षिण पूर्व की तरफ विस्तार हुआ है। चलिए अभी चर्चा करते हैं इसकी। खैर, ये कुछ मैप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो इनको दिमाग में रखिएगा। पीडीएफ में जब मिलेगा तो ये सारी चीजें आपको बहुत और ज्यादा क्लियर होने वाली है। यहां से और समझ सकते हैं आपको इसको। देखो ये हड़प्पा है आपका, दिख रहा है आपको हड़प्पा। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये देखो गुजरात वाला क्षेत्र आ गया। इधर यहां बलूचिस्तान तक, पूर्व दिशा में यहां तक, सॉरी पश्चिम दिशा में यहां तक फैलाव है इसका सूतकांगे डोर। क्या चीज है, सूतकांगे डोर। आगे बात समझ। ये सिंध प्रांत पूरा, आमरी आ गया, मोहनजोदड़ो आ गया आपका, ठीक है। ये मेहरगढ़, अभी बात करेंगे कहां कहां पर है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब तो क्योंकि ये उस समय का जो है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये सारा का सारा जो मैप है ये तत्कालीन उस समय का मैप है ये पूरा का पूरा। अब तो चीजें बदल गई है, क्योंकि पाकिस्तान से भी बलूचिस्तान वाला ये जो भाग है ये अलग हो गया, समझ रहे हो आप। तो ये इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की हमने क्या करी है, बात की है। इसको और ज्यादा समझना चाहो तो ये देखिएगा आप, ये आपका जो पश्चिमी छोर है ये कौन सा है, सूतकांगे डोर। ये आपका मोहनजोदड़ो रहा, ये पूरा का पूरा सिंध प्रांत है। देखो कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत है। अब यहां से देखिएगा चेनाब, रावी, सतलज, ये सारी की सारी नदियां आ रही है। इन्हीं नदियों के किनारे पर है ये सारे के सारे। देखो चाहे कोटदी जी की बात करें, चाहे चांदूदड़ो की बात करें, धौलावीरा ये इधर अपना गुजरात में आ गया है, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ नदियां पूरी की पूरी कहाँ, पाकिस्तान की तरफ। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये क्रम से इसी क्रम में नदियां, इन्हीं नदियों के आसपास में जो है यहाँ पर क्षेत्रों की खोज की गई, ठीक है। आगे बात समझ। तो अब हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं इसकी, सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा विस्तार था, कौन कौन से इसके जो है क्षेत्र हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब देखिएगा, पहला जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां है, तो 3 देशों में है। कितने देशों में है, 3। ये प्यारा हमारा भारत, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, ये शकल से ही खराब लग रहा है, पाकिस्तान। और फिर क्या, ये अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यदि हम बात करें तो 3 देशों में है। देखो कितने देशों में है, 3 देशों में इसका विस्तार है। विस्तार की यदि हम बात करें तो ये 3 देशों में इसका क्या है, विस्तार है। 3 देश, कितने देश, 3 देश। कौन कौन से देश है। पहला बेसिक साधारण सा प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में, तो 3 देशों में। पहला हम बात करें भारत की,
नंबर 2 पाकिस्तान की, और नंबर 3 हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। नंबर 3 हम बात करेंगे किसकी? अफगानिस्तान की। भारत, पाक और अफगान। अब यहां से आपके किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अब ये स्थितियां बदल गई है। मैंने जो आपको जो मैप दिखाया था वो विभाजन से पूर्व का मैप था, जहां ज्यादातर स्थल दिखाई दे रहे थे आपको। कहां पर? पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। लेकिन अब स्थितियां आपकी बदल गई है। किस रूप में बदल गई है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वाधिक स्थलों की यदि बात पूछ ली जाए आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां है, सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कौन से देश में है? तो भारत में। और भारत में भी सर्वाधिक स्थल कहां है? भारत में भी सर्वाधिक स्थल कहां है? तो गुजरात में है। ये अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल भारत में कहां पर है? तो गुजरात में। ये वाला जो पार्ट है, गुजरात वाला हिस्सा, इस गुजरात वाले हिस्से में सर्वाधिक स्थल है। आगे बात समझ क्लियर है? दूसरा, यदि हम बात करें तो नंबर 2 पे कौन आता है? पाकिस्तान। और यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम स्थल कहां पर है सिंधु घाटी सभ्यता के, सबसे कम स्थल, तो सबसे कम स्थल आपके कहां पर है? अफगानिस्तान में। ये वाला जो आपका पूरा का पूरा जो देखिएगा, मैं और लिख देता हूं यहां पर, ये आपका क्या है? अफगान है, और ये आपका क्या है? पाकिस्तान है। ये हमारा भारत है। अगली बात समझे तो पहली बात तो 3 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सब सर्वाधिक विस्तार जो है स्थल कहां पर है? भारत में है। और भारत में भी सर्वाधिक कहां पर है? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। सबसे कम स्थल कहां है? अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगानिस्तान में। अब यहीं से देखिएगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर एक एक चीज मैं आपको डिटेल और लिखवाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। अब प्रश्न कैसे आता है, यदि हम बात करें तो देखो, ये वाला जो पार्ट है, यहां से नदियां आती है सारी की सारी। सिंधु हो गई, झेलम हो गई, सिंधु, झेलम, चेनाब। यहाँ चेनाब जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर एक स्थल है, अभी उसकी भी बात करेंगे, रावी, व्यास, सतलज। रावी, व्यास और सतलज, ये सारी की सारी नदी क्षेत्र है। देखो, अब सर्वाधिक जो मैंने आपको कहा ना, अब तक जितनी भी सभ्यताएं हुई है वो सर्वाधिक नदियों के किनारे पर विकसित हुई है। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि एक तो भाई जल की प्रचुरता रहती थी, दूसरा नदियां उस समय परिवहन के रूप में कार्य होती थी, और सबसे यदि देखो हम यदि भारत में भी उपजाऊ भाग की बात करें तो सबसे उपजाऊ भाग हमारा यही तो है, सर्वाधिक उपजाऊ यही है। उसके बाद में, हाँ चलो ठीक है, ये गंगा यमुना वाला दोआब क्षेत्र आ गया, उसके बाद में ये रायचूर वाला दोआब क्षेत्र आ गया। तो यहाँ दक्षिण भारत में ये उपजाऊ था, उत्तरी भारत में ये सर्वाधिक ये उपजाऊ भाग है। और यहाँ यदि हम बात करें कि दक्षिण पश्चिम में, तो ये पूरा पार्ट। अगली बात समझे तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये क्रम से इस प्रकार से नदियां बही है। सबसे ज्यादा जो था इसका बसावट वो कौन सी नदी के किनारे था? तो वो ध्यान से सुनिएगा, वो आपका सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसी, इसलिए इसका नाम आगे चल करके क्या बन गया है? सिंधु सभ्यता। अब यहां से आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इसके 4 छोर कौन कौन से हैं? उत्तर वाला कौन सा है, दक्षिण वाला कौन सा है, पूर्व वाला कौन सा है, पश्चिम वाला कौन सा है? तो इसी मैप के माध्यम से यहीं से हम समझने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी छोर की, पहले हमने बात करी देखो विस्तार की, कि कहां कहां विस्तार थे? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सर्वाधिक भारत में, भारत में भी सर्वाधिक कहां है? गुजरात में। ठीक है, सबसे कहां है? अफगानिस्तान में। सबसे कम कहां है? अफगानिस्तान में। अब यदि हम बात करें किसकी, कि इसके छोर कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम बात कर लेते हैं मांडा की,
जो कि चेनाब नदी के किनारे, ये और अपन डिटेल से बात करेंगे। यदि हम बात करें, देखिए मांडा इसका कौन सा छोर हो गया, उत्तरी छोर। दक्षिण की बात यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक जो क्षेत्र है उसका नाम है देईमाबाद। क्या है, देमाबाद। देमाबाद प्रवरा नदी के ऊपर है, गोदावरी की सहायक है। ठीक है, पूर्व की यदि हम बात करें तो पूर्व में यहां पर आलमगीरपुर, यूपी में क्या है, आलमगीरपुर। और यदि हम पश्चिमी छोर की बात करें तो पश्चिमी छोर हमारा जो होगा ये वाला जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, और यहां पर कौन सा है, सूतकांगेडोर। क्या है, सूतकांगेडोर। ये 5 जो है 4 छोर इसके सर्वाधिक पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है, तो मांडा है। दक्षिणी छोर कौन सा है, देईमाबाद है। पूर्वी छोर इसका कौन सा है, आलमगीर। और पश्चिमी छोर कौन सा है, सूतकांगेडोर। और अफगानिस्तान में सबसे उत्तरतम, देखिए मांडा से यहां पर 2 भाग है, यहां 2 इसके जो है क्षेत्र हैं। कौन कौन से, एक तो आपका है सोर्तगोई, एक आपका कौन सा है, सोर्तगोई, और दूसरा आपका कौन सा है, मुंडीगोक। सोर्तगोई और मुंडीगोक, ये 2 ही क्षेत्र है कहां पर, अफगानिस्तान में। अब यहां से देखो, ये एग्जामिनर आपको कैसे फांसता है उस चीज का ध्यान रखना है, किस तरीके से फांसता है। प्रश्न क्या आएगा कि सैंधव सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। हम एक एक चीज को बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ में समझते हुए चल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं और अलग अलग तरीके के आते हैं, तो एक एक चीज को हम कॉन्सेप्ट रूप में समझ रहे हैं। मांडा जिला अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा, अफगानिस्तान में यदि हम बात करें तो सोर्तगोई और मुंडीगोक सबसे उत्तरतम। देखिए इसकी यदि आप स्थिति देखो तो इससे ऊपर है ना, तो प्रश्न क्या बनेगा कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता में उत्तरतम बिंदु कौन से हैं। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में उत्तरतम मतलब सबसे लास्ट अंत में उत्तर में कौन से है, तो मुंडीगोक और सोर्तगोई। भारत में उत्तरी छोर कौन सा है, मांडा। दक्षिणी छोर कौन सा है, देमाबाद। पूर्वी छोर कौन सा है, आलमगीरपुर। और पश्चिमी छोर कौन सा है, सूतकांगेडोर। अब यहीं से उत्तरतम की जगह शब्द आ जाए केवल और केवल क्या, उत्तर। शब्द क्या है कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा, तो उस स्थिति में भी फिर आपका उत्तर क्या होगा, मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे पर है। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें, इसको और बहुत ज्यादा डिटेल के साथ में किस किस तरीके से कैसे कैसा इसका जो है विस्तार है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं हमारी अगली क्लास में। एक एक चीज आपको और डिटेल के साथ में समझाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ईश्वर आप सभी के परिवार को खुश रखे, स्वस्थ रखे, आप स्वयं स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें, और आपकी मनवांछित सफलता आपको ईश्वर प्रदान करें। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।